हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटेक्स हेल्पलाइन पर। और मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहित गुप्ता। होप आप सब अच्छे होंगे। कोरोना का अनलॉक 1 स्टार्ट हो गया है, लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, बट मेरी भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पूरी सतर्कता बरतें। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1। जैसा कि हम सबको पता है कि ITR 1 और 4 लाइव हो गए हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फॉर असेसमेंट ईयर 2020-2021 के लिए। तो आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या उसमें भरना है, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं और किस तरीके से हम ITR फॉर्म 1 को भर सकते हैं फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको क्लिक करना है ITR रिटर्न्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो अपीयर हो जाती है और ये ITR के फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं। ये ITR 1, ITR 4। तो जब ये ITR के फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी और जावा यूटिलिटी, दो यूटिलिटीज़ अपीयर हो जाती हैं। आप दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जिनके थ्रू आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। तो ये असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए ITR 1 आ चुकी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें समझना है कि ITR 1 किस किस केस में एप्लीकेबल होती है। सो ITR 1 कब भरी जा सकती है? पहला, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स हु आर रेजिडेंट टू इंडिया। सो कोई भी इंडिविजुअल हु इज़ नॉट रेजिडेंट टू इंडिया और हु इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टू इंडिया, उसके केस में ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होती, उसको ITR 2 भरनी पड़ती है। तो ITR 1 की कंडीशंस क्या है दोस्तों? ही शुड बी एन इंडिविजुअल फर्स्ट, सेकेंडली ही शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, thirdly his total income should be less than 50 लाख रुपीज़। फोर्थली, उसकी जो इनकम है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज से होनी चाहिए। इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो ITR 1 नहीं भर सकते। सैलरीज, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 1 नहीं भर सकते, ITR 2 में जाना पड़ेगा फिर आपको। तो सैलरी इनकम हो, और सैलरी इनकम भी सिर्फ 1 एम्प्लॉयर से। अगर मोर देन 1 एम्प्लॉयर है तो भी आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा। आप 2 एम्प्लॉयर के केस में भी ITR 1 नहीं भर पाओगे। तो ITR 1 किस केस में दोस्तों? आपकी सैलरी इनकम हो, एक हाउस प्रॉपर्टी हो और अदर सोर्सेज। और अदर सोर्सेज में दोस्तों इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम या एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज़। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज़ ओनली। और ITR 1 किसके केस में एप्लीकेबल नहीं होगी? नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज़ आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी और हैव इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज़। तो आपका किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या तो आप डायरेक्टर हो या आप ने के पास इक्विटी होल्डिंग है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, ITR 1 की लिमिटेशन और एप्लीकेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि ITR 1 कौन कौन भर सकता है, किस कंडीशन में भर सकता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस यूटिलिटी को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं ITR 1 की, तो वो यूटिलिटी कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है, जावा की यूटिलिटी। ये ITR 1 की यूटिलिटी है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। सो दोस्तों, सबसे पहला पेज है पार्ट 1 जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन जाती है। दैट इज़ फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, देन पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आधार एनरोलमेंट नंबर। फ्रेंड्स, यू कैन सी इसके ऊपर रेड टिक अभी भी नहीं है, तो आधार नंबर और आधार एनरोलमेंट नंबर इज स्टिल नॉट मैंडेटरी इन द रिटर्न। देन दोस्तों, ईमेल आईडी, उसके ऊपर रेड टिक है। जिसके ऊपर रेड टिक है, दीज आर द मैंडेटरी कॉलम्स। देन दोस्तों, आपका कंप्लीट एड्रेस। ये जो एड्रेस है ये आपके पैन एड्रेस से डिफरेंट हो सकता है। ये वो एड्रेस है जहाँ पे बैठकर आप इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की रिटर्न भर रहे हैं। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है या पैन के ऊपर जो एड्रेस है, ये एड्रेस उससे डिफरेंट भी हो सकता है। देन यू हैव टू सिलेक्ट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दोस्तों आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर्स और अदर्स। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो अदर्स, पेंशनर्स हैं तो पेंशनर्स, अदरवाइज इन तीनों में से आप कोई भी अगर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन दोस्तों, किस फॉर्म में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। किस सेक्शन में? 139(1) बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, देन 139(5) बिलेटेड रिटर्न। अगर किसी नोटिस के अगेंस्ट आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। देन
अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न 7th प्रोविज़ो टू सेक्शन 139(1) फाइल की है तो आपको यहाँ पे येस टिक क्लिक करना पड़ेगा। 7th प्रोविज़ो क्या है दोस्तों? 7th प्रोविज़ो में 3 कंडीशंस डाली हैं फाइनेंस एक्ट 2020 से। पहली कंडीशन क्या है कि आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से रुपए का कैश जमा करवाया हो। दूसरी, 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट किए हो, 1 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट किया हो, नोट कैश। 1 करोड़ से ऊपर का अगर आपका डिपॉजिट है करंट अकाउंट्स में, एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में, तो वो एक कंडीशन है 7th प्रोविज़ो टू सेक्शन 139(1) की। दूसरा, आपने फॉरेन ट्रैवल किया और 2 लाख से ऊपर का खर्चा किया है तो उस केस में आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है, डिस्पाइट द फैक्ट आपकी टोटल इनकम 2 लाख से कम है, 2,50,000 से कम है। तीसरा, अगर आपने 1 लाख से ऊपर का बिजली का बिल भरा है तो उस केस में भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो ये 3 कंडीशंस हैं 7th प्रोविज़ो टू सेक्शन 139(1) की। अगर इन तीनों में से कोई भी केस आपका एप्लीकेबल है तो यहाँ आपको यस क्लिक करके उन तीनों में से किसी के ऊपर भी, उन तीनों में से जो भी एप्लीकेबल है उसको पर टिक करके उसका अमाउंट आपको एंटर करना है। देन दोस्तों, अगर आप ये रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो ओरिजिनल की रिसिप्ट आईडी और ओरिजिनल की डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और अगर ये किसी नोटिस के अगेंस्ट आप फाइल कर रहे हैं तो ये नोटिस नंबर और डेट ऑफ द नोटिस। तो फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट पेज ऑफ ITR 1 जिसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नाउ कम्स टू द सेकंड पेज, पार्ट बी टॉक्स अबाउट ग्रोस टैक्सेबल इनकम। सो फ्रेंड्स, ग्रोस टैक्सेबल इनकम में क्या है? सबसे पहले आपकी ग्रोस सैलरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ग्रोस सैलरी जो है वो ऑटो कैलकुलेट होगी। आपको भरना क्या है? सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) आपने फॉर्म 16 से, वहाँ पे सब लिखा हुआ है। देन वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर सेक्शन 17(2) ये आपको डालनी है फॉर्म 16 से। देन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 73 ये भी आपकी फॉर्म 16 में मेंशन होती है। आप जैसे ये तीनों भरेंगे ग्रोस सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट फ्रेंड्स आपकी हो जाएगी। देन इसमें से लेस क्या होगा दोस्तों? अलाउंस। अलाउंस कौन कौन से? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस या कोई भी और अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो वो अलाउंस आप यहाँ पे ऐड रो करके उस अलाउंस को यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सा अलाउंस है जो ग्रोस सैलरी में आ रहा है। ग्रेचुटी है, लीव एनकैशमेंट है, पेंशन है, कोई भी ऐसा अलाउंस है जो आपका ड्रॉप डाउन में आ रहा है तो यहाँ से आप वो अलाउंस सेलेक्ट कर सकते हैं और उस अलाउंस की एग्जेम्पशन ले सकते हैं फ्रेंड्स। देन इसके बाद आपका नीचे आ जाता है B1 सैलरी। तो दोस्तों नेट सैलरी आपकी आ जाएगी। नेट सैलरी क्या बनेगी दोस्तों? ऊपर वाले पार्ट में ग्रोस सैलरी माइनस अलाउंसेस। तो ग्रोस सैलरी 1 - 2 जो है दोस्तों वो 3 बन जाएगा आपका नेट सैलरी। जैसे ही आपकी नेट सैलरी निकली दोस्तों उसके बाद आप उसमें से डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन कौन सा? जैसे 50,000 का डिडक्शन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सेक्शन 61A में, वो ले सकते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस का है तो वो ले सकते हैं, और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन है तो वो ले सकते हैं। तो ये सारे डिडक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आफ्टर दैट डिडक्शंस आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज फ्रेंड्स कैलकुलेट हो जाएगी और ये आपकी फॉर्म 16 से सैलरी मैच करेगी। देन दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी का, अगर आपकी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है और उसकी अगर आपकी कोई इनकम है तो वह आप यहाँ डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है। देन उसके बाद फ्रेंड्स अगर कोई म्यूनसिपल टैक्स आपने पे किया है आप वो डालिए, ग्रोस रेंट जो आपको रिसीव हुआ है वो डालिए, और उसमें से ऑटोमेटिकली 30% जो एनुअल डिडक्टेबल अमाउंट है वो माइनस होने के बाद आपका फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाएगी, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। दोस्तों यहाँ पे समझने की बात एक ये है कि मान लीजिए आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि एक साल में मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का हाउस प्रॉपर्टी लॉस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फिर आप ITR 1 का फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, आपको फिर ITR 2 का फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये इस यूटिलिटी में क्लियर लिखा हुआ है। इट इज़ ए क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द टैक्स पेयर्स कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उसको लैप्स नहीं करना चाहते, तो फिर आप ITR 2 के थ्रू जाइए, अदरवाइज आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। देन दोस्तों यू हैव टू सिलेक्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या क्या है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास अवेलेबल है कि कौन कौन सी अदर सोर्सेज इनकम आप यहाँ डाल सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है, FD से इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स का रिफंड है, फैमिली पेंशन है, या कोई और एनी अदर आपका जो स्पेसिफिक ऊपर 4 नहीं आ रहा उसमें आप एनी अदर इनकम अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो जैसे ही आप अपनी अदर इनकम्स यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपकी ग्रोस टोटल इनकम जनरेट हो जाएगी। सो वंस यू हैव जनरेटेड योर ग्रोस टोटल इनकम देन फ्रेंड्स आपका पार्ट C आता है। पार्ट C होता है दोस्तों डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। दोस्तों एक और चीज़ है कि अगर आपकी अदर इनकम के अंदर कोई लॉस हो रहा है
अदर इनकम में लॉस है, लॉस किस वजह से दोस्तों, एक्सपेंडिचर की वजह से। जैसे फैमिली पेंशन के केस में सेक्शन 57 में आपको डिडक्शन अवेलेबल होता है। सो दोस्तों अगर आपका नेगेटिव है सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर इनकम, अगर इन तीनों का हम टोटल करते हैं और वो अगर टोटल नेगेटिव आ रहा है, मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम 1 लाख रुपए है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका 3 लाख रुपए है और अदर इनकम 50,000 है, तो उस केस में आपका 1.5 लाख रुपए का टोटल लॉस हो गया। तो अगर वो 1.5 लाख रुपए के टोटल लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो उस केस में आपको ITR 2 भरनी पड़ेगी। आप ITR 1 के थ्रू अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम नेगेटिव आ रही है तो उस केस में फ्रेंड्स आपको ITR 2 की तरफ जाना है, आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। अब आप आ जाइए पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी आपकी डिडक्शंस की बात करता है। सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या पूछता है कि वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इन्वेस्टमेंट की डिपॉजिट करवाने की डेट एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दी गई थी। सो डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 1 अप्रैल 20 से लेके 30 जून 20 के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप येस सिलेक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंगली फॉर्म में एक नया ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, और नो सिलेक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंगली होगा। मान लीजिए आप इसको येस सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में फ्रेंड्स क्या होगा, आपका एक नया फॉर्म जनरेट हो जाएगा शेड्यूल DI। शेड्यूल DI में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड देन डिडक्शन एट्रीबल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020। सो आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड्स डिमार्केशन। तो आप जैसे ही ये भरेंगे अकॉर्डिंगली आपका इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है अपनी इन्वेस्टमेंट का, 80C, 80CCC, 80CCD1, 1B, 80CCD2 में, 80D में, 80DD में, 80DDB में, 80E, 80EE, 80EA, ये सारी की सारी जितनी भी आपके डिडक्शंस हैं वो सारी की सारी यहाँ अपीयर हो रही हैं। लेकिन इस बार नई चीज़ क्या है फ्रेंड्स, इस बार नई चीज़ ये है कि एक तो आपका शेड्यूल DI है जिसमें आपको बाइफर्केशन दे रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कितना इन्वेस्ट किया है और अगले 3 महीनों में आपने 19-20 के लिए कितना इन्वेस्ट किया है। दूसरा 80D का पूरा सेपरेट शेड्यूल आ गया है फ्रेंड्स कि 80D में अब आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो आप किस किस का एग्जामेशन क्लेम कर रहे हैं, अपना या फैमिली का, और आप सीनियर सिटीजन है या नहीं है, और उसके बाद आपको अपनी सारी डिडक्शन डिटेल्स देनी है। देन आपको पेरेंट्स की डिडक्शन डिटेल सेपरेटली दोनों की देनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स 80G का शेड्यूल हमें पहले से पता है कि सेपरेट होता था। 80GGA का शेड्यूल जो है वो भी अब आपका सेपरेटली अपीयर हो रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी डिडक्शन डिटेल्स डाल देंगे यहाँ पे, उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एग्जेम्प्ट इनकम का। तो यहाँ पे आप अपनी एग्जेम्प्ट इनकम भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। एग्जेम्प्ट इनकम के केस में आपके पास ITR 1 में क्या क्या ऑप्शन है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम होनी चाहिए, 1010 BC की इनकम, 1010D की इनकम, इंश्योरेंस अगर आपका मैच्योर हुआ है कुछ, 1011 PF रिसीव हुआ है, 1012 PF, 1013 सुपरएन्यूशन, 1016 स्कॉलरशिप, 1017 अलाउंस MP MLA MLC एंड 1017A अवार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट। सो ये सारे के सारी एग्जाम्प्ट इनकम आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो फ्रेंड्स ITR 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा। सो मान लीजिए अगर आपकी कोई डिविडेंड इनकम है जो एग्जाम्प्ट है तो वो आपको ITR 2 में डालनी पड़ेगी। ITR 1 के थ्रू आप वो नहीं ले सकते। ITR 1 में आपकी जो जो एग्जाम्प्ट इनकम का ऑप्शन है वो हमने आपको दिखा दिया है। जैसे ही आप पार्ट सी भर देते हैं फ्रेंड्स, अब पार्ट डी की तरफ आ जाइए। पार्ट डी क्या कहता है, पार्ट डी कहता है सबसे पहले टोटल पेबल टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। तो आपकी टोटल इनकम फ्रेंड्स जनरेट हो गई। टोटल इनकम कैसे जनरेट होगी, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम से ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से आपकी डिडक्शन गई तो टोटल इनकम। ये आपके फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल इनकम पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पे आपकी जनरेट हो गई आफ्टर डिडक्शंस। सो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स पेबल आ गया। अगर 87A में आपका रिबेट बनता है, अगर आपकी इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए तक है तो 87A में आपको रिबेट मिल जाएगा। मीन्स टोटल इनकम अगर 5 लाख है तो 87A में पूरा रिबेट आपको मिल सकता है। देन टैक्स आफ्टर रिबेट, हेल्थ सेस, टोटल सेस। देन अगर 89 में कुछ आपको एरियर्स मिले हैं उसकी वजह से 89 में अगर आपका रिलीव बनता है तो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन 89 में रिलीव आपको तभी मिलेगा जब आपने फॉर्म 10E फाइल किया है बिफोर फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। ये आपको फ्रेंड्स स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि फॉर्म 10E आपने फाइल किया हो।
देन बैलेंस टैक्स आफ्टर द रिलीफ, देन इंटरेस्ट 234A-B-C, फीस अगर आपने रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं तो फीस, और टोटल इंटरेस्ट एंड फीस पेबल, और उसके नीचे आपका आ जाता है टोटल टैक्स अमाउंट विच इज़ पेबल। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट होता है। इसके बाद टैक्स डिटेल्स, जो आपका टैक्स पे हुआ है, सबसे पहले तो TDS जो आपकी सैलरी पे कटा है, TDS जो आपका अदर देन सैलरी पे, जो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या अदर इनकम पे कटा है। देन फॉर्म 16C में टैक्स डिडक्टेड, कोई और आपका TDS अगर कटा है तो वो आपका यहाँ पे आ जाता है। देन फ्रेंड्स, अगर आपका कोई TCS कटा है तो वो यहाँ अपीयर हो जाता है, और आपने कोई एडवांस टैक्स से सेल्फ असेसमेंट पे किया है तो वो यहाँ पे आपका अपीयर हो जाता है। दोस्तों, आप कर क्या सकते हैं, अपनी ITR 1 को सिंप्लीफाइड तरीके से फाइल करने के लिए आप प्रीफिल कीजिए रिटर्न को जब जैसे आप यहाँ प्रीफिल पे क्लिक करेंगे, वो आपको कहेगा कि आप पहले अपने ई फाइलिंग लॉगिन में जाइए, माई अकाउंट में जाइए, डाउनलोड प्रीफिल्ड XML क्लिक कीजिए, और वहाँ से आप XML प्रीफिल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही आप वो XML अपनी डाउनलोड कर देते हैं तो उसके बाद आप उस XML को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद वो प्रीफिल हो जाती है। प्रीफिल होते ही आपका बेसिक जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी प्रीफिल आ जाती है, आप चेक कर सकते हैं, और कुछ अमेंड करना चाहे तो, और आपका TDS जो है वो प्रीफिल आ जाता है, और साथ के साथ आपकी सैलरी इनकम भी जो एम्प्लॉयर ने रिपोर्ट किया है वो भी आपकी प्रीफिल हो जाती है फ्रेंड्स। तो उससे आपका आधा काम वैसे ही कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये टैक्स पेमेंट की डिटेल्स अपनी भर देते हैं, देन लास्ट पे जा जाता है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का। आपने जो टैक्स पेबल था, जो आपने पे कर दिया, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, और उसके बाद अमाउंट आ जाता है। अगर कोई आपका अमाउंट पेबल हो, अगर पेबल है तो आप उसको पे कर दीजिए, और अगर पेबल नहीं है तो या तो जीरो होगा या फिर रिफ़ंड होगा। और अगर आपका रिफ़ंड का केस है तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है। मिनिमम एक अकाउंट की डिटेल तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में डालनी मैंडेटरी होती है, चाहे आपका रिफ़ंड हो या ना हो। और फिर आप अगर रिफ़ंड बनता है तो उस अकाउंट पर क्लिक कीजिए, और फिर जिस अकाउंट में आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं। देन फ्रेंड्स, नीचे आपकी वेरिफिकेशन की डिटेल आ जाती है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका पैन नंबर, और किस कैपेसिटी में आप ये इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सेल्फ कैपेसिटी में कर रहे हैं या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कर रहे हैं, देन वो चीज़ें आ जाती हैं। शेड्यूल DI हम देख चुके हैं, शेड्यूल D 80D हम देख चुके हैं, 80G हम देख चुके हैं, शेड्यूल 80 GGA हम देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 1 फाइल कर सकते हैं, कब किस किस केस में ITR 1 एलिजिबल है और किस किस केस में ITR 1 एलिजिबल नहीं है। रिटर्न का फॉर्मेट सिंपल है, पहले से थोड़ा बड़ा है, और गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा ले रही है, क्योंकि ये साल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड गया है। आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।